गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शंस पढ़े। तो इंट्रोडक्शंस में क्या बताया गया था कि जो हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स साइंटिस्ट है कौन, आर्यभट्ट, उन्होंने क्या बोले थे कि जो हमारी अर्थ है वो क्या होती है, सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व होती है सन के अराउंड में। बट इसी को मॉडिफाई किसने किया है, केपलर्स ने। तो केपलर्स ने 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड। तो वो जब केपलर्स ने ये तीनों लॉ दिए तब क्या बोला गया था कि आर्यभट्ट ने लॉ दिए इस ग्रेविटेशन, यानी आर्यभट्ट ने क्या बोले थे कि जो हमारी अर्थ है वो क्या सन के अराउंड में रिवॉल्व तो होती है, बस किस में होती है, सर्कुलर ऑर्बिट में। बट केपलर्स ने क्या बोले कि जो हमारे सन के अराउंड में जो हमारी अर्थ रिवॉल्व होती है या हर कोई जो प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं वो किस शेप में होते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो देखो फर्स्ट है फर्स्ट केपलर्स लॉ जिसको बोला गया है लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द की ऑफ द इलिप्स। तो क्या बोला गया है कि ऑल प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन। तो आपको पता है सन के अराउंड में सभी प्लैनेट क्या होती है, रिवॉल्व होते हैं। बट किस में होंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होंगे। और क्या मान के चलना है कि जो हमारा सन है वो क्या है, फोकस है। ओके, तो देखो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज सोन इन फिगर। तो जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ये क्या है, हमारा एक ऑर्बिट है जो कि क्या है, रिवॉल्व्स हो रहे हैं। तो हेयर एस एंड एस डैश आर द फोकस ऑफ द इलिप्स, द सन बीइंग एट एस। तो एस और एस डैश क्या है, हमको एस और एस डैश आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमको क्या मान के चलना है, एस और एस डैश को फोकस मान के चलना है कि वो क्या है, सन है वहाँ पे। तो P is the closest point along the orbit from S and is called as perihelion। तो देखो अगर मान के चलो कि हमारा जो S है वो क्या है, एक सन, यहाँ पे क्या है, मान के चलो कि सन है। तो ये सन के अराउंड में इस तरह से प्लैनेट्स क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। प्लैनेट्स क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ से P जो है वो क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे है, और जो A है वो क्या है, दूर डिस्टेंस पे है। तो जो हमारा सन है जो कि हम फोकस मान के चल रहे हैं, कि मान के चलना है कि सन हमारा क्या है, एक फोकस है। और उसके पास वाला प्लैनेट क्या हो जाएगा, पेरीहेलियन, और उससे दूर वाला क्या हो जाएगा, एफेहेलियन। ओके, तो देखो P is the closest point along the orbit from S and is called perihelion. A is the farthest point S and is called as aphelion। तो ये क्या है, पेरीहेलियन है। जो पास में प्लैनेट है वो क्या है, पेरीहेलियन है, और जो दूर वाला प्लैनेट है वो क्या है, एपीहेलियन है। अब उसके बाद बोला गया है कि पी इज द मेजर एक्सिस। तो देखो पी और ए क्या है, मेजर एक्सिस है। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, पी ओ और ओ ए। उसी तरह से एम एन क्या है, माइनर एक्सिस है। तो माइनर एक्सिस भी क्या हो जाएगा, एम से ओ क्या हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस, और ओ से एन क्या हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस। ओके, और यही यही हमारा केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकेंड लॉ क्या होता है, द लाइन दैट जॉइन अ प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो कि फोर्थ लॉ क्या है, लॉ ऑफ एरिया। तो जो हमारा केपलर्स का सेकेंड लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ एरिया। तो लॉ ऑफ एरिया क्या होता है, द लाइन दैट जॉइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप कवर एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी क्या होता है कि केपलर्स का सेकेंड लॉ कि जो हमारा एरिया है, यानी जो हमारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं किसके अराउंड में, सन के अराउंड में। जब रिवॉल्व होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस वो कितनी टाइम इंटरवल में कवर कर रहे हैं, यानी क्या होगा, ये लॉ ऑफ एरिया। ओके, तो सेम डिस्टेंस
वही जो पेरीहेलियन और एपिहेलियन जो मूव हो रहे थे, यानी पास वाला प्लैनेट यानी क्या है पेरीहेलियन, और दूर वाला प्लैनेट क्या है एपिहेलियन। तो आपको पता है क्या हो रहा है, हमने फर्स्ट लॉ क्या पढ़े कि इस तरह से एक हमारा ये क्या है, ये मान के चलना है हमें सन, और ये यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, मान के चलो यहाँ पे एस, यहाँ पे पी था, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे एम, और ये एन था, और ये पी ए था। ओके, पी ए था। इस केस में हम अगर इसको क्या मान के चलते, फोकस मान के चलते हैं, तो ये हमारा पी जो प्लैनेट है वो क्या है पेरीहेलियन है, और ए वाला प्लैनेट क्या है एफहेलियन है। तो क्या बोला गया है कि द लाइन दैट जॉइनिंग द प्लेन एंड द सन सी इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। तो क्या बोला गया है सेकेंड लॉ न्यूटन कैपलर सेकेंड लॉ में, तो लॉ ऑफ एरियाज होता है, तो क्या बोला गया है कि द लाइन दैट इज जॉइनिंग द प्लैनेट, तो हमें क्या करना है प्लैनेट की लाइन ज्वाइन करना है, एंड अदर सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और सन से कितना एरिया कवर कर रहे हैं और कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, वो हमें फाइंड आउट करना है लॉ ऑफ एरिया में। ओके, तो देखो Kepler's observed that the planets do not move around the sun with uniform speed. They move faster when they are nearer to on, while they move slower whose they are further from the sun. He is explained by law. तो क्या किया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो देखो इसको एक्सप्लेन किस तरह से किया गया है, मान के चलना है कि सो द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट द शेडेड एरियाज आर द एरिया स्वीप बाय एस पी, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन। तो इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपको पता है कि लॉ ऑफ एरिया में क्या बताया गया है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी क्या होता है कैपलर्स का सेकेंड लॉ। द लॉ ऑफ एरियाज कैन बी अंडरस्टूड एज एन आउटकम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या बताया गया है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है कांस्टेंट है, किसमें लॉ ऑफ एरियाज में। इट इज़ वैलिड फॉर एनी सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स which is always directed along the line joining the position of object and a fixed point usually taken to be origin of the coordinate system. तो देखो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द सन ऑन अ प्लैनेट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट। तो सबको पता है कि अगर हमारा सन के अराउंड में जब प्लैनेट रिवॉल्व हो रहे, तो हमारी जो अर्थ रिवॉल्व होती है तो उन सभी के ऊपर क्या करती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट होती है, ग्रेविटी। सपोज द सन इज एट द ओरिजिन, मान के चलना है कि सपोज हमारा जो सन है वो क्या है ओरिजिन में है। द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इज डिनोटेड बाय आर, तो पोजीशन जो है प्लैनेट की कौन डिनोट कर रहा है, आर से डिनोट कर रहे हैं। एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इट्स मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। तो आपको अदर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है वो क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसको, मोमेंटम ऑफ पी को, यानी क्या है कि आर क्या है एक रेडियस वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ, और किसको परपेंडिकुलर है मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को। द एरिया स्वीप बाय द planet of mass m is a given interval del t is a del a which is given by, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ यानी क्या है हमारा डिस्टेंस है, और आपको पता है डिस्टेंस यानी डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा वी स्पीड, यानी स्पीड किससे रिप्रेजेंट किया जाता है आपको पता है ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है व्हाट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो स्पीड किससे रिप्रेजेंट की जाती है वी से, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अपॉन टी। ओके, डी अपॉन टी। तो इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा जितनी
वेलोसिटी होंगी और जितना टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी ट्रैवल कर रहे हैं वो यानी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो एज अ फॉर स्मॉल डेल्टी इज इक्वल टू क्या है, वी इज अ परपेंडिकुलर टू आर एंड दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो क्या हुआ है, जो हमारा डेल्टी है वो राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में गया तो कितना हुआ, इक्वल टू 1/2 r इंटू वी। और लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आपको पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। पुटिंग v इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा इस केस में, v इक्वल टू p/m। इन द अबव इक्वेशंस वी गेट क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हाफ r इंटू पी डिवाइडेड बाय m। और आपको पता है एंगुलर मोमेंटम L इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एज डिफाइंड एज। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम किसका इक्विवेलेंट है, रोटेशनल मोशन का। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू पी। तो r इंटू पी की जगह हम क्या पुट करेंगे, L पुट करेंगे, तो जो ये वैल्यू मिल रही है वो क्या है, कांस्टेंट है। This prove the law of areas. This is a consequence of the gravitational force being a central force. Okay, तो देखो डेल ए अपॉन डेल टी क्या मिला हमें, L/2m, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे हमारा केपलर सेकेंड लॉ कंप्लीट हुआ।